हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई को और अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आप सभी के बीच में क्लास जो 11th का पहला चैप्टर है समुच्चय, उसको हम आपको बताएंगे। इस चैप्टर में जो पहले चैप्टर में आने वाले हैं सभी पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट पूरा टोटल बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी को हम बहुत आसानी से समझेंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए और शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीजें समझ में आए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे, समुच्चय हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए समुच्चय क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में क्या बैग में बहुत सारी किताब ले जाते होंगे, किताब ले जाते हैं। तो उसको ले जाते किस में है? बैग में ले जाते हैं। तो उसी प्रकार देखिए समुच्चय क्या होता है, जब हम संख्याओं को लेंगे और संख्याओं को लेने के पश्चात उसको हम एक निश्चित क्रम व्यवस्था में लिख देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। जैसे जैसे हम संख्या ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्याएं हैं। अब संख्याओं को क्या किया गया, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में लिख दिया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय किसे कहेंगे आप सभी? पदों या संख्याओं, पदों या संख्याओं के संग्रह रूप क्या कहलाएगा? पदों या संख्याओं के संग्रह रूप को समुच्चय कहते हैं। संग्रह रूप समुच्चय कहलाता है। इतना बातें समझ में आया? अब देखिए समुच्चय को किसके अंतर्गत लिखा जाता है? तो जो समुच्चय होता है उसको हम लोग मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ मझले ब्रैकेट लगाकर लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, समुच्चय को पूछ दिया जाए कि किस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है तो समुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। जितना भी समुच्चय होगा वो हमेशा किसके अंतर्गत होंगे? मझले ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे भी इसके नीचे लिखे थे वही, या फिर अदर एग्जांपल ले ले, 1 2 3 4। अब इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? समुच्चय कहेंगे। तो पूछ दिया जाए कि समुच्चय को किस ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है या किस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है तो समुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंतर्गत हम लिखते हैं। इतना बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसानी समझ रहे होंगे और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आप लोग समझते चले जाएंगे, हर एक सवाल को बहुत आसानी से करते जाएंगे। समझ में आया? और अब सेकेंड टॉपिक समझिए क्या है। यदि जैसे कोई समुच्चय ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 3 4 ले लिया जाए। अब इस समुच्चय में जितने भी पद होंगे या जितने भी संख्याएं होंगे इसे हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? इसे हम लोग कहते हैं समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। अब बताइए क्या होगा? एक अवयव होगा, दो अवयव होगा, तीन अवयव होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, एक फिर एक तीन फिर उसके बाद पांच। ये सभी क्या होंगे? समुच्चय के अवयव होंगे। और यदि कोई समुच्चय में अवयव एक से अत्यधिक स्थान पे आया हो, एक से अधिक स्थान पे आया हो तो उसे हम केवल कितनी बार काउंट करेंगे? केवल एक बार काउंट किया जाता है। कितनी बार? केवल एक बार। जैसे देखिए यहाँ एक कितनी बार? दो बार आया है, लेकिन अब यहाँ दो बार नहीं लिखेंगे, केवल हम एक बार लिखेंगे। एक, फिर देखिए दो, एक बार आया है तो दो लिखेंगे, फिर उसके बाद तीन, देखिए दो स्थानों पर आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है, लेकिन उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। फिर उसके बाद चार, चार भी देखिए दो स्थानों पर आया, लेकिन इसको कितनी बार लिखेंगे? केवल एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद पांच, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। तो ये तो हो गया समुच्चय में अगर एक से अधिक अवयव आएंगे तो उसको केवल एक ही बार हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और समुच्चय को पूछ दिया जाए कैसे हम लोग लिखते हैं तो समुच्चय को हमेशा
कैपिटल लेटर के द्वारा लिखते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ से जो डिनोट करेंगे तो हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, तो वही आपका क्या होगा, समुच्चय होता है। जैसे ए इक्वल टू लिख दिए क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर के द्वारा। इतना बातें समझ में आई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये तो हो गया समुच्चय, हम लोग समुच्चय समझ लिए। फिर उसके बाद देखिए, अब समुच्चय के बारे में जैसे कुछ संख्याओं का समुच्चय का जिक्र कर ले। संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, आप लोग संख्या के बारे में पढ़े थे, तो संख्या में बात कर लिया जाए अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, किसकी बात कर ले, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, काउंटेबल नंबर, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को पूछ दिया जाए किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो n के द्वारा डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। और क्या होगा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 1 2 3 4 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, फिर डॉट 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 डॉट, इसके आगे जितने भी होंगे नंबर वो सभी सेट किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद बात कर लिया जाए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या होल नंबर का सेट, तो होल नंबर W, होल नंबर क्या होते हैं, जब वो प्राकृतिक संख्या में जीरो भी उसमें शामिल होता है वो होल नंबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, ये जो सेट हो जाएगा किसका हो जाएगा, होल नंबर का सेट हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लिया जाए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को I या Z से डिनोट करते हैं। तो I या Z का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से लेके कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनेटिव तक का नंबर। -1 से, माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक जाएगा ये, -1 0 1 2, -1 से 0, फिर उसके बाद इसके बाद बढ़ता हुआ चला जाएगा कहाँ तक, प्लस इन्फिनेटिव तक। तो ये जो सेट होता है वो किसका होता है, इंटीजर नंबर का सेट। इंटीजर नंबर को I या Z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर नंबर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ होगा, I प्लस इजकल टू 1 2 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक का जो नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, I माइनस इजकल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी माइनस वाले का जो सेट होता है वो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। जो प्लस वाला होगा वो कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्या, ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। इतना बातें समझ में आया। फिर उसके बाद आगे देखिए, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब बात कर लिया जाए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब अगला देखिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर का सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या होगा, देखिएगा, वास्तविक संख्या को किससे, रियल नंबर होता है, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या आप जानते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला दिया जाता है। तो वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं,
चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो, चाहे वह पूर्णांक संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याएं किसके अंतर्गत आते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सभी दशमलव वाला, जैसे 1.5 हो गया, √2 हो गया, √3/5 लिख दिए, या 1 लिख दिए, √3/5 लिख दिए, 1 लिख दिए, 9 लिख दिए। इसी प्रकार जो टोटल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है? रियल नंबर का सेट होता है। और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आर के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है रियल नंबर वाला जो सेट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका यूज बहुत आता है। आप पढ़ेंगे, संबंध फलन पढ़ेंगे, उसमें भी यहाँ आर आएगा, तो वहां हमको जानना होगा कि आर क्या होता है। रियल नंबर का सेट होता है। आर किससे लिया गया है? तो रियल नंबर से लिया गया। और उसमें जब डिफाइन किया गया होगा तो आर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया जाता है उसको भी बड़ा देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद अब बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या का सेट क्या होगा? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जो संख्या एक और स्वयं से कटे। जैसे देखिए 2 ले लेते हैं, ये किससे किससे विभाजित होगा? 1 और 2 से विभाजित होगा। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या का सेट क्या होगा? 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 होगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याओं का जो सेट हो जाएगा, कौन सा सेट हो जाएगा? अभाज्य संख्याओं का सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लिया जाए भाज्य संख्याओं का समुच्चय। भाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो भाज्य संख्या क्या होते हैं? वह संख्याएं जो क्या हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो भाज्य संख्या सबसे छोटा वाला संख्या 4 हो जाएगा। क्यों? 4 से छोटा तो कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 और 3 क्या हो गए? अभाज्य हो गए। और एक जो होता है वो न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, 12, 9, 10, 12, 14, 15, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याओं का जो सेट हो जाएगा, कौन सा सेट हो जाएगा? भाज्य संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। फिर उसके बाद देखिए आगे, अगर बात कर लिया जाए कि सम संख्याओं का, सम संख्या, इवन नंबर का सेट। तो इवन नंबर का सेट क्या होता है? वो संख्या जो 2 से डिजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याओं का जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इवन नंबर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? ई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो गया? सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर उसके बाद विषम संख्याओं का समुच्चय, ऑड नंबर का सेट। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जो 2 से डिजिबल ना हो, यानी 2 से न कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा? क्या एक विषम संख्या होगा कि नहीं? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। एक के बाद फिर उसके बाद 2 होगा कि नहीं? 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, 11, 13, 15, 17, फिर उसके बाद आगे आने वाली सभी संख्याएं जो 2 से न कटे वे सभी संख्याओं का सेट क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आया? फिर उसके बाद देखो विषम संख्या के बाद और क्या हो सकते हैं? बस इतना ही महत्वपूर्ण है। ये सभी संख्याओं जो हैं सेट के बारे में हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? संख्या के समुच्चय क्या होता है? समुच्चय हम लोग पढ़े पदों या संख्याओं के संग्रह रूप क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय को हम लोग किस ब्रैकेट के अंतर्गत रखा गया है? मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। अब समुच्चय जो होता है
उसमें यदि कोई अवयव एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है, एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है, तो उसको केवल कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखा जाता है। इतना बात समझ में आया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें क्या होगा, संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब ये तो हम लोग जान गए कि समुच्चय क्या होता है। फिर उसके बाद अब हम लोग संख्या के बारे में पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो क्या इन्हें समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय n इक्वल टू क्या था, 1 2 3 4 5 6 से लेके आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या का समुच्चय, तो पूर्ण संख्या क्या, कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 से आने वाली संख्याएं क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहाँ से कहाँ तक, पूर्णांक संख्या का जो समुच्चय होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक की संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अगर पूछ दिया जाए कि धन पूर्णांकों का समुच्चय बताइए, धन पूर्णांक का समुच्चय 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक का संख्या क्या हो जाएगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। फिर उसके बाद ऋण पूर्णांकों का समुच्चय की बात कर लिया जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 से लेके आने वाली सभी संख्या क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से करते हुए क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी इससे आगे आने वाली संख्याएं भी हो जाएंगी, जो सेट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या का समुच्चय कहलाएगा। फिर अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या का समुच्चय, तो भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा, 4 8 9 10 इसके आगे आने वाली संख्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्या जो दूसरे डिजिबल संख्याएं वो सम संख्या होंगे, तो 2 4 6 8 10 12 इससे आगे आने वाली जो संख्याएं होंगी वो सम संख्या का समुच्चय हो जाएगा। फिर विषम संख्या जो 2 से न कटे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इसके आगे जो संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो ये था संख्याओं का समुच्चय। क्या ये चीजें आप लोग को समझ में आया? तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि समुच्चय क्या होता है, और फिर उसके बाद समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय क्या क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। अब देखिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि समुच्चय हो क्या होता है संख्या के रूप में। अब देखिए, जो समुच्चय को हम कैसे कैसे निरूपित करते हैं, तो देखिए समुच्चय को जो निरूपित करने का तरीका होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। यानी समुच्चय को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए कितने प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला गुण या समुच्चय निर्माण विधि, गुण या समुच्चय निर्माण विधि, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रोस्टर या तालिका विधि, रोस्टर या तालिका विधि। अब देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे कि गुण या समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है।
तो गुण पहले रोस्टर विधि समझा देंगे, फिर उसके बाद गुण और समुच्चय निर्माण विधि बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, रोस्टर या तालिका विधि में हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई जो समुच्चय दिया गया हो उसको हम क्या करें, मझले ब्रैकेट के अंतर्गत प्रत्येक एक अवयव, जैसे ए बी सी डी ई, प्रत्येक एक अवयव को क्या करें, कामा देकर लिखते हैं। तो यह जो विधि होता है कौन सा विधि कहलाता है, रोस्टर या तालिका विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर या तालिका विधि कहलाता है। तो ये बातें समझ में आया। तो रोस्टर या तालिका विधि क्या होगा, इस विधि में समुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंतर्गत प्रत्येक एक अवयव को कामा देकर लिखते हैं। तो यह जो विधि होगा कौन सा विधि कहलाएगा, रोस्टर या तालिका विधि कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए क्या होता है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं ना, मझले ब्रैकेट के अंतर्गत एक निश्चित कोई चर ले लेंगे और उस निश्चित चर के द्वारा जो समुच्चय में आए हुए प्रत्येक एक पद होते हैं उन सभी पदों का क्या कराते हैं, प्रतिनिधित्व कराते हैं। तो यह जो विधि होगा वो कौन सा कहलाएगा, गुणिया समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई लिखे हैं। अब गुणिया समुच्चय निर्माण विधि में इसी को व्यक्त करना है एक निश्चित चर के द्वारा। तो हम एक निश्चित चर मान ले रहे हैं एक्स, और ये देखिए सिंबल होता है सच दैट, तो यक्स सच दैट, ये सिंबल या फिर ये सिंबल एक्स सच दैट यक्स। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहते हैं। तो क्या कहेंगे, एक्स सच दैट यक्स, ए अंग्रेजी वर्णमाला क्या अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का अक्षर है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, अगर इतना लिख देंगे तो पूरा अक्षर हो जाएगा, लेकिन बताइए कहाँ तक है, ई तक ही है। तो यानी हम कह देंगे एक्स जो होगा वो कहाँ क्या होगा, एफ से छोटा होगा, यानी एफ से जब छोटा होगा तो कहाँ तक होगा, ए बी सी डी ई तक होगा। क्या होगा, ए बी सी डी ई तक होगा। ये तो हम लोग समझ गए कि गुणिया समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखते हैं, और रोस्टर या तालिका विधि। एक और एग्जांपल इस पर ले लें, जैसे देखिए ए इक्वल टू ले रहे हैं रोस्टर विधि में 1,2,3,4,5,6,7 ले लिया जाए। अब इसको हम लोग गुणिया समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू, अब ये देखिए प्राकृतिक संख्या है तो क्या कहेंगे, एक्स सच दैट यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन कहाँ तक है, लेकिन ये जो संख्या है कहाँ तक है, यक्स का वैल्यू 8 से छोटा है, एक्स की वैल्यू जो है किससे, 8 से छोटा है। तो अगर प्रत्येक एक अवयव को कामा देकर लिखते हैं तो ये कौन सा विधि, रोस्टर विधि होगा, लेकिन एक निश्चित चर के द्वारा प्रत्येक एक अवयव का प्रतिनिधित्व कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा विधि हो जाएगा, गुणिया समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। केवल आप लोग धैर्य बनाकर डेली क्लासेस लीजिए और प्रत्येक एक वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आएगा। और यदि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए अपनी नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए। और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को देख पाए। तो क्या ये चीज़ें पूरी समझ में आई, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये था समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं। अब अगला देखिए, अब समुच्चय के प्रकार के बारे में समझेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, समुच्चय के प्रकार। तो
अगला टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, समुच्चय के प्रकार। अब देखिए समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। समुच्चय क्या होते हैं, निम्नलिखित, यानी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे पहला रिक्त समुच्चय, पहला क्या होगा दोस्त, रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। फिर उसके बाद दूसरा एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद क्या होता है, परमित समुच्चय, परमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद चौथा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद क्या होता है, समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। छठवां इक्वल सेट। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि ये समुच्चय क्या क्या होते हैं और इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयव उपस्थित ना हो, यानी एक भी अवयव ना हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे हम ब्रैकेट बना ले रहे हैं और इसके अंतर्गत कोई भी अवयव को नहीं रखते हैं, तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को तो केवल ब्रैकेट या किससे डिनोट किया जाता है, फाई लिख देंगे, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। फिर उसके बाद देखिए एकल समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव, देखिए एकल का मतलब एक, तो अगर कोई समुच्चय दिया गया हो उसमें केवल एक अवयव हो, उसमें केवल क्या हो, अवयव एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। जैसे क्या दिया जाए, ब्रैकेट के अंदर ए दे दिया जाए, तो यहाँ अवयव कितने हैं, एक है, तीन, कितने अवयव, एक है, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। फिर परमित समुच्चय क्या होगा, वह समुच्चय जिसमें आने वाले अवयव जो होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं या निश्चित होंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, परमित समुच्चय कहेंगे। जैसे 3 4 5 6। अब देखिए इसमें अवयव की संख्या क्या हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए कटो 1 2 3 4, तो जब काउंट कर सकते हैं तो यह जो समुच्चय हो जाएगा किस प्रकार का समुच्चय हो जाएगा, परमित समुच्चय। फिर उसके बाद देखिए अपरिमित समुच्चय क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा, वह समुच्चय जिसमें अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं, वो समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5, फिर आगे डॉट 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 आने वाली संख्या है, क्या हम इस सेट में अवयव को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो यह जो होगा यह जो समुच्चय हो जाएगा किसका समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इतना बातें समझ में आया। अब देखिए फिर उसके बाद समान समुच्चय क्या होता है, यदि हम कोई दो सेट ले रहे हैं, जैसे एक ए सेट ले रहे हैं और एक दूसरा सेट, एक दूसरा सेट बी इक्वल टू ले रहे हैं। अब यदि ए सेट के पूरे अवयव यदि समुच्चय बी वाले सेट में उपस्थित हो जाए, तो यानी ए के पूरे अवयव किस में होंगे, बी में उपस्थित होंगे, तो उस स्थिति में जो ए समुच्चय हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समुच्चय बी के बराबर हो जाएगा।
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। इतना बातें समझ में आया। फिर अगला देखिए टॉपिक, अब देखिए समतुल समुच्चय क्या होता है। समतुल समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा बच्चा, सेट होगा। क्या होगा, सेट्स। अब देखिए समतुल्य समुच्चय क्या होता है। अब हम देखिए मान ले रहे हैं कोई दो सेट मान ले रहे हैं, एक ए सेट मान ले रहे हैं और एक बी सेट। ए इक्वल टू 3 4 6 8 है, बी इक्वल टू 4 5 6 8 दे दिया गया है। अब यदि पूछ दिया जाए आप लोगों से कि क्या ए सेट बी सेट के बराबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 3 उपस्थित है, इसमें 3 उपस्थित नहीं है, यानी ए के पूरे और बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए ए सेट बी सेट के बराबर नहीं होगा। अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि ए सेट में अवयव की संख्या कितनी है, तो कटो है 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बी सेट में अवयव संख्या पूछ दिया जाए तब क्या होगा, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी बी सेट में भी अवयव संख्या कितना है, 4 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ए है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ बी के बराबर है, नंबर ऑफ बी के बराबर है। जब ऐसा कंडीशन हो तब उस स्थिति में वह दोनों जो समुच्चय होंगे ए और बी, उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। इतना बातें समझ में आया। यदि ए और बी दो समुच्चय दिया गया हो और ए के अवयव की संख्या समुच्चय बी के अवयव की संख्या के बराबर हो, तो ए और बी जो होगा वो दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर अगला देखिए टॉपिक जो पढ़ना है वो हम लोग समझते हैं। ये तो समुच्चय थे और समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर इसी में देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उप समुच्चय क्या होता है, ये समझते हैं। उप समुच्चय, उप समुच्चय, सबसेट, सबसेट क्या होता है। पहले इसको आप अपने भाषा में समझ लीजिए कि उप समुच्चय क्या होता है। जैसे एक बड़ा सा टोकरी है, उसमें सेव रखा गया है और उसी टोकरी में से कुछ सेव लेकर एक दूसरा टोकरी में रख दिया जाए, तो जो छोटा वाला टोकरी होगा वो क्या होगा, सब बड़े वाले टोकरी का क्या होगा, एक छोटा सा भाग होगा, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। किसका, उस बड़े वाले टोकरी का। किसका, उस बड़े वाले टोकरी का। इतना बातें समझ में आया। अब देखिए जो गणितीय विधि है उसको हम समझते हैं कि उसमें उप समुच्चय क्या होता है। जैसे देखिए हम मान ले रहे हैं कोई दो समुच्चय, एक ये समुच्चय है, एक बी समुच्चय है। ए समुच्चय के एलिमेंट ए बी ले लिया जाए, बी सेट का एलिमेंट ए बी सी डी ई ले रहे हैं। मान ले रहे हैं दो समुच्चय ए और बी हो गया। अब देखिए, अब आप लोग बताएंगे क्या समुच्चय ए की अवयव बी में उपस्थित है कि नहीं है, तो कहेंगे कि हाँ सर, समुच्चय ए के जो अवयव है समुच्चय बी में उपस्थित है। कैसे, देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। क्या समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि सी इसमें उपस्थित है, सी इसमें उपस्थित
नहीं है, डी इसमें उपस्थित है, डी इसमें उपस्थित नहीं है, ई इसमें उपस्थित है, ई इसमें उपस्थित नहीं है। लेकिन क्या समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है कि नहीं है? हाँ है, उपस्थित है। तो क्या कहेंगे, यदि कोई दो समुच्चय हो ए और बी हो, ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, तो ए जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। किसका? समुच्चय बी का। किसका? समुच्चय बी का। इतना बातें समझ में आया? और सब इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? ए उप समुच्चय है किसका? बी का। और अब यहाँ देखिए, यदि हम मान ले रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट है उसको यक्स मान ले रहे हैं, तो यक्स किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स के ही तो एलिमेंट, ए के ही तो एलिमेंट एक्स है, तो क्या हो जाए? एक्स बिलोंग्स टू ए। अब क्या होगा? ए जो है बी का उप समुच्चय है, यानी ए के पूरे अवयव किस में उपस्थित होंगे? बी वाले समुच्चय में उपस्थित होंगे। यानी इसमें जितने भी एक्स एलिमेंट है वो बी में भी तो उपस्थित होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं यक्स जो होगा ए को जो बिलोंग करेगा वो एक्स बी को भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा। इतना बातें समझ में आया? क्या जो बी के सेट के अवयव होंगे क्या ए को बिलोंग करेंगे? नहीं बिलोंग करेंगे। जैसे देखिए ये पूरे अवयव वो क्या करेंगे? ए को नहीं बिलोंग करेंगे। इतना बातें समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। देखिए उप समुच्चय क्या होता है? जैसे हम कोई दो सेट ले रहे हैं, एक ए सेट ले रहे हैं, एक बी सेट ले रहे हैं। ए के एलिमेंट क्या है? ए बी है, और बी सेट के एलिमेंट ए बी सी डी ई लिया गया है। अब आप लोग से पूछ दिया जाए क्या ए सेट के अवयव बी सेट में उपस्थित हैं कि नहीं है? तो कहेंगे कि हाँ उपस्थित है। देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी है और बी है, लेकिन अदर एलिमेंट जो है बी के अवयव ए में उपस्थित नहीं है। तो हमको क्या बताना है कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा या बी वाला ए का होगा? तो ए के पूरे अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। किसका? समुच्चय बी का। इतना बातें समझ में आया? और इसे कैसे निरूपित करेंगे? ए सबसेट है किसका? बी का। अगर होगा तो एक्स जो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करेंगे वही जो एलिमेंट हो जाएंगे किसको बिलोंग करेंगे? बी वाले सेट को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है किसका? समुच्चय बी का। इतना बातें समझ में आया? उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि क्या ए बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। जैसे ए स्क्वायर टू हम ले रहे हैं 4 10 12 20, और बी स्क्वायर टू ले लिया जाए 9 10 15 4 12 20। अब क्या बताइए, ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? तो देखिए ए इसमें उपस्थित, ए के एलिमेंट ए के जो है बी में उपस्थित है कि नहीं है? तो 4 इसमें है, 4 इसमें है कि नहीं है? फिर उसके बाद 10 10 भी है, 12 12 भी उपस्थित है, 20 20 भी उपस्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए के जो सभी एलिमेंट है वो किस में उपस्थित है? बी में उपस्थित है। जब ए के एलिमेंट बी में उपस्थित हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। तो ए समुच्चय जो है वो उप समुच्चय है किसका? बी का है। क्लियर? क्लियर समझ में आया होगा आप लोग को। अब या इसी के आगे देखिए क्या होता है, उचित उपसमुच्चय। उसको समझते हैं कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। उचित उपसमुच्चय
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे हम लोग उपसमुच्चय समझे हैं, तो उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे ए और बी कोई दो समुच्चय ले रहे हैं। जैसे ए समुच्चय क्या ले लिया जाए? ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई ले रहे हैं, और बी जो है वो सेट ए बी सी डी ई एफ जी ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब क्या समुच्चय ए के एलिमेंट समुच्चय बी में उपस्थित है कि नहीं है? तो आप लोग कहेंगे कि समुच्चय ए के एलिमेंट समुच्चय बी में उपस्थित है। कैसे? देखिए, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, बी में है, सी डी ई भी उपस्थित है। सुनने? लेकिन देखिए, समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट जो ए में उपस्थित ना हो, कम से कम एक, अधिक से अधिक चाहे जितना, इसमें देखिए कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट नहीं उपस्थित है। तब उस स्थिति में जो समुच्चय ए होगा वो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। किसका? समुच्चय बी का। समुच्चय बी का। तो इसको गणितीय भाषा में कैसे आप कहेंगे कि माना कोई दो समुच्चय है, एक ए और बी, ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हो जाए? बी में उपस्थित हो जाए, किंतु बी के कम से कम एक अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, तो ए जो होगा वो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। किसका? समुच्चय बी का। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी सेट ले लिए। अब ए के जो पूरे अवयव हैं समुच्चय बी में उपस्थित है, लेकिन बी में कम से कम एक, अधिक से अधिक चाहे जितना। देखिए, एफ और जी जो ए में उपस्थित नहीं है, तो ए जो होगा वो क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। किसका? समुच्चय बी का कहलाएगा। क्या इतना बातें समझ में आया? उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इस पर क्या आप लोग सवाल लगा सकते हैं? जो किताब में दिया गया है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं अगर आ रहा है तो इसी के जस्ट जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज का सवाल कराएंगे, और इस वीडियो में केवल आपको जो पहला चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले पूरे कॉन्सेप्ट ए टू जेड जितना है पूरा उसको समझाएंगे। केवल ये कॉन्सेप्ट की क्लासेस है, तो आप लोग जरूर जुड़िए और देखिए और क्या करते हैं। फिर उसके बाद अगले जो है एक्सरसाइज को हम लोग हल करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब समुच्चय पर समुच्चय का कुछ गुणधर्म देखते हैं। उपसमुच्चय के गुणधर्म। उपसमुच्चय के गुणधर्म। देखिए, उपसमुच्चय के गुणधर्म में पहला क्या है? जो प्रत्येक एक जो समुच्चय हम लोग लेते थे उससे जो बनता था उपसमुच्चय, वो उसमें जो एक रिक्त समुच्चय होता है ना, वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिक्त जो समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय, वो क्या होता है? सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय, चाहे हम कोई भी समुच्चय ले, उसमें से एक जो है रिक्त समुच्चय हमेशा बनता है। तो ये हो जाएगा क्या? रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है बच्चों, उपसमुच्चय होता है। अब ये जस्ट बताएंगे कि कैसे उपसमुच्चय होता है। फिर दूसरा गुणधर्म देखिए क्या होता है कि यदि कोई जो समुच्चय दिया गया है और वह जो समुच्चय होगा स्वयं का भी क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। यदि हम कोई समुच्चय ले रहे हैं, जैसे ए इक्वल टू ले लिया जाए 1 2 3, तो जब इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो यह जो स्वयं होगा ये भी क्या होगा? अपने आप में एक उपसमुच्चय बनाता है, एक
उपसमुच्चय बनाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो समुच्चय होता है वो अपने आप में स्वयं का भी क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो ये कह देंगे क्या कि कोई समुच्चय समुच्चय भी स्वयं का उपसमुच्चय होता है। समुच्चय समुच्चय भी स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यदि कोई समुच्चय दिया गया है तो वो जो समुच्चय होगा स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होता है। इतना चीजें समझ में आया। ये चीज था पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई समुच्चय है तो उससे जो बनने वाला उपसमुच्चय होता है वो क्या होता है, 2 के पावर n होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, किसी समुच्चय से बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या से बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितना होता है, की संख्या 2 के पावर n होता है। कितना होता है बच्चों, 2 के पावर n होता है। कैसे, जस्ट इसी को देखते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम मान ले रहे हैं कोई एक ए सेट है। मान लीजिए कोई एक ए सेट है और ए सेट के अवयव को मान ले रहे हैं, वो क्या है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कहाँ तक, An तक है। कहाँ तक है, An तक है। समझ में आया। अब देखिए इससे कितना उपसमुच्चय बनेगा। जैसे पहले हम कोई एक ए सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू समझने के लिए 1, 2। अब इससे कितना उपसमुच्चय बनाया जा सकता है, तो देखिए पहला क्या हम लोग बनाएंगे, 5 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 5। फिर उसके बाद क्या होगा, अब एक एक अवयव लेकर इसका उपसमुच्चय बनाएंगे। तो पहला 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद अब दो एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2। यही जो बनने वाले पूरे समुच्चय होंगे वो किससे बन रहे हैं, ए से। तो ए के क्या हो जाएंगे, उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो कट बनेगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। समझ में ये चीजें। और इसको डायरेक्ट निकालना होगा तो 2 के पावर n क्या है, अवयवों की संख्या। तो अवयव कितने हैं, 1 और 2 है। तो यहाँ रख देंगे तो 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगा। और 4 क्या होंगे, कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो इसी प्रकार इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अच्छा एक चीज और समझिए, आप लोग को पढ़ना है संचय और क्रमचय। संचय और संचय को सी से डिनोट करते हैं क्रमचय। क्रमचय को कहते हैं परमिटेशन। क्रमचय, जो संचय क्रमचय क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए हम 3 व्यक्ति ले रहे हैं, या फिर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो एक डेस्क है और एक डेस्क पे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं या 3 छात्र बैठे हुए हैं। एक ए हो गया, एक बी हो गया और सी हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, एक दूसरा डेस्क है और उस डेस्क पे केवल 2 स्थान है। अब इन दोनों स्थान पे इन तीनों व्यक्ति को कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, ए को बैठाएंगे फिर उसके बाद बी को बैठाएंगे, ये कर सकते हैं। या फिर बी को पहले बैठाएंगे फिर उसके बाद ए को बैठाएंगे, फिर उसके बाद बी सी को लेंगे तो सी को, फिर उसके बाद बी को बैठाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए सी को लेंगे, ए को बैठाएंगे सी को, या फिर सी को और ए को बैठाएंगे। ये बैठा रहे हैं तो कितने प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5,
6। अब जितने प्रकार से बैठाते हैं वो क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। फिर उसके बाद संचय क्या होगा, अब 3 व्यक्ति तो हैं लेकिन हमको ग्रुप बनाना है, क्या करना है, इनका समूह बनाना है। तो कट समूह बनेगा, जितना समूह बनेगा उसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। तो देखिए ए बी का समूह बनेगा, फिर उसके बाद बी सी का बनेगा और ए सी का बनेगा। और क्या समूह बनाया जा सकता है, नहीं बना पाएंगे। तो यह जो समूह बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय। इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ भी देखियो, पहले 0 लेंगे तब उससे कटे समूह बनेगा, फिर उसके बाद एक लेंगे तब कटो समूह बनेगा, फिर उसके बाद 2 लेंगे तब कटे समूह बनेगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार लेते जाएंगे, कहाँ तक, n अवयव तक ले जाएंगे, तब कटे पूरा टोटल समूह हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ये टॉपिक है तो आगे तो इसको हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 अवयव लेंगे किसमें से, n अवयव से, तब उस स्थिति में कटु बनेगा, NC0 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कटु लेंगे एक एक अवयव, पहले A1 लेंगे, A2 लेंगे, A3 लेंगे, A4 लेंगे, एक एक करके En तक जाएंगे। तो उस स्थिति में कटु बनेगा, NC1 बनेगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार NC2, जब 2 अवयव लेंगे तो NC2, फिर उसके बाद जब 3 अवयव लेंगे तो NC3, फिर डॉट 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 बनता चला जाएगा, कहाँ तक, NCN, यानी लास्ट में सभी का सभी अवयव लेंगे तब एक बनेगा। जैसे देखिए 1 और 2 लिए थे, 1 2, यानी n अवयव में से n अवयव को लेकर बनने वाले कुल क्रमचय संचय हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब आप लोगों ने एक एक्सपेंशन का नाम सुना होगा, द्विपद प्रमेय का एक्सपेंशन। वो क्या होता है, ये होता है कि a प्लस बी के पावर जो n होता है वो क्या होता है, NC0 a के पावर n प्लस NC2 NC1 a के पावर n-1b प्लस NC2 a के पावर n-2b स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या होगा, NCN b के पावर n होता है। ये होता है एक्सपेंशन। तो आप इसी को इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे, और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 मान लेंगे और b की वैल्यू भी 1। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिखते हैं उसका मान 1 के ही बराबर होता है। चाहे 1 का किसी संख्या में भी गुणा किया जाए तब भी उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यानी हम इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो NC0 1 के पावर n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 1 के पावर n बन गया और 1 के पावर n के वैल्यू 1, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद NC1 1 के पावर ये लिख सकते हैं, 1 के पावर n-1 इंटू 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि 1 के पावर चाहे कुछ भी लिखो उसका मान 1 ही होता है, 1 का गुणा करेंगे 1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, NC2 1 के पावर n-2 1 के पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN 1 के पावर n। क्या सेम ऊपर दिए गए जो द्विपद प्रमेय का फार्मूला होता है उसका फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के पावर n लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी हम लोग 1 है, तो क्या हो जाएगा, द्विपद प्रमेय से हम लोग ये कर सकते हैं 1 प्लस 1 के पावर n हो जाएगा, और इसी को हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर n लिखते हैं। तो ये हो गया, अगर कोई समुच्चय दिया गया है और उस समुच्चय से हम लोग बनने वाले कुल उप समुच्चयों की संख्या को बता सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा, 2 के पावर m के बराबर होगा, 2 के पावर n। इतना बात समझ में आया। ये था उप समुच्चय। अब देखिए जैसे कोई उप समुच्चय दिया गया है
उससे कितना उपसमुच्चय बनेगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, यदि a इक्वल टू 2,5,7,9 है, हो तो समुच्चय A से बनने वाले कुल उपसमुच्चय, समुच्चय A का उपसमुच्चय बताइए। उपसमुच्चय लिखिए, उपसमुच्चय लिखिए। यानी हमको ये बताना है कि समुच्चय A से कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखिए पहला क्या होगा, लिखेंगे ए से बनने वाले उपसमुच्चय, ए से बनने वाले उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। तो देखिए पहला क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर उसके बाद अब एक एक अवयव लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब दो दो अवयव को लेकर हम लोग बनाएंगे। दो दो अवयव, एक अवयव को ये चीजें समझ में आया। अब दो दो अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2,5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5,7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7,9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9,2 हो जाएगा। इतना चीज समझ में आया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 को 7 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। फिर 2,9 तो हो गया। फिर उसके बाद 5 किसके साथ, 9, 5,9। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अवयव का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या और अवयव बनाया जा सकता है, नहीं बना पाएंगे। बनेगा तो बताइए, नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद अब 3 अवयव लेते हैं, क्या करते हैं, 3 अवयव। तो 3 अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 7। फिर उसके बाद 5, 7, 9 और 7, 9, 2, 7, 9, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7, 9, 2 हो गया। फिर उसके बाद और कुछ बनाया जा सकता है, 2, 5, 9 बना सकते हैं, 2, 5, 9। 2, 5, 7 है, 2, 5, 9 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 9। अच्छा, इस प्रकार से कितना उपसमुच्चय बनेगा, तो क्या होता है 2 के पावर n, अभी जस्ट कुछ समय पहले बताए हैं, n अवयव संख्या, अवयव कितना है, 1, 2, 3, 4, यानी 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब 16। अभी कट बना है, ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो बन गया है। अब लास्ट वाला स्वयं वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 7, 9 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, समुच्चय ए से बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय हो जाएंगे। और उपसमुच्चयों की संख्या किसके बराबर होता है, 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या इतना चीजें समझ में आया, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए समुच्चय पर संक्रियाएं। अब समुच्चय पे हम लोग संक्रिया लगाएंगे कि संक्रिया क्या होता है, यानी समुच्चयों का यूनियन क्या होता, सर्वनिष्ठ क्या होता है और सम्मिलन क्या होता है। फिर उसके बाद अंतर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं। अब देखिए समुच्चयों की संक्रिया में पहला क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। मान ले रहे हैं जैसे एक ए सेट हो गया और एक
बी सेट हो गया। ए सेट का एलिमेंट 5, 7, 9, 11 और बी सेट का जो एलिमेंट है 7, 11, 15, 21, 32 दे दिया जाए। अब देखिए समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। यदि कोई समुच्चय दिया गया हो और उन दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर जो समुच्चय बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन सेट कहते हैं। अब देखिए ए सेट दिया है और बी सेट दिया गया है। अब इन दोनों सेटों को क्या करिए, मिला दीजिए और मिलाने के पश्चात जो समुच्चय बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन सेट कहेंगे। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी। ये सिंबल किसका होता है, यूनियन, और यूनियन मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। अब ए यूनियन बी में मतलब ए के भी सेट के पूरे अवयव आएंगे, साथ में बी वाले सेट के भी अवयव होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन कहेंगे। तो क्या हो जाएगा 5, 7, 9, 11। पहले ये पूरा लिख लिए। अब देखिए 7 इसमें आ चुका है तो 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 भी हो गया, 11 भी है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 15, 21, 32। तो इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन कहेंगे। क्या कहेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन सेट। तो आप क्या कहेंगे, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय दिया गया हो और ए तथा बी दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर जो समुच्चय बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनियन सेट कहते हैं। और जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी से लिख सकते हैं। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रहा है? उम्मीद है बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से। और एक और एग्जांपल देखिए इस पर। जैसे मान लीजिए एक ए सेट दिया गया है। ए सेट क्या है, 5, 10, 15, 20, 35 और बी सेट दिया गया है 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिया गया है। अब आप लोग से पूछ दिया जाए कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा या समुच्चयों का सम्मिलन क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, ए के सेट के पूरे अवयव को लिखेंगे, साथ में बी वाले सेट के अवयव को लिख देंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन। तो क्या हो जाएगा 5, 10, फिर उसके बाद 15। पहले ए सेट के पूरे एलिमेंट को लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो रिपीटेशन होगा उसको केवल एक बार लिखते हैं तो उसको लिख लेंगे। देखिए 10 यहाँ है, 10 तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो यहाँ 10 लिखा चुका गया। फिर 20 देखिए, 20 यहाँ भी है, 20 लिख चुके हैं तो 20 हो गया। फिर 30 नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 40 भी नहीं है, 40 लिखेंगे। फिर उसके बाद 50, 60, इसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, समुच्चयों का सम्मिलन कहेंगे। इतना बातें आप लोग को समझ में आया? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए समुच्चयों के सम्मिलन के बाद क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन सेट, या इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन सेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब यूनियन में हम लोग ये जाने हैं कि कोई सेट दिया गया हो, कोई दो सेट दिया गया हो, तो ए और बी दोनों को मिलाकर जो लिखते हैं उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब कोई दो सेट दिया गया हो और उसमें से जो कॉमन अवयव होंगे उनको लेकर जो बनाया गया समुच्चय होगा उसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। जैसे एक ए सेट ले रहे हैं, क्या हो गया, ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और एक दूसरा सेट 20 4, 2, 5, 6, 10, 11 ले लिया जाए। अब बताइए इन दोनों सेटों में कुछ कॉमन अवयव है? तो देखिए
क्या कॉमन है, 2 इसमें उपस्थित है, 2 इसमें उपस्थित है, 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 दोनों में उपस्थित है कि नहीं है? है। फिर उसी प्रकार देखिए 5 5 भी उपस्थित है, 6 6 भी उपस्थित है। यानी देखिए हम क्या कॉमन कॉमन अवयव को एक तरफ लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, फिर उसके बाद क्या है? 2 4 के बाद 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है। तो जो कॉमन होगा उससे मिलकर जो समुच्चय बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन सेट, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे। इतना बातें समझ में आया? उम्मीद है बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? जी हाँ, समझ में आ रहा होगा। और इसी के आधार पे जितना भी सवाल है आप लोग पूरा सवाल करेंगे। प्रॉमिस करिए कि हमको पूरा सवाल करना है जितना भी है। अब देखिए, अब इसका गुणधर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? गुणधर्म। यानी पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सम्मिलन। तो क्या लिख सकते हैं? सम्मिलन समुच्चय के गुणधर्म। सम्मिलन समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। सम्मिलन के गुणधर्म। अब देखिए गुणधर्म पहला पॉइंट क्या होगा? क्रम विनिमय नियम। पहला क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। तो देखिए क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? जैसे हम कोई एक ए सेट ले लेते हैं और एक कोई दूसरा सेट बी ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम ए बी का यूनियन लेंगे। तो क्या यह बी यूनियन ए के बराबर होता है? तो चाहे आप ए यूनियन बी लीजिए, चाहे बी यूनियन ए लीजिए, दोनों कंडीशन में इक्वल वैल्यू आएगा। यदि आप लोग को डाउट लगता है तो क्या करिए, कोई दो सेट लेकर आप ए यूनियन बी निकाल कर दिखा दीजिए, साथ में बी यूनियन ए निकाल कर दिखा सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा? इक्वल वैल्यू आएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। दूसरा देखिए नियम क्या होता है? साचर नियम। साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए साचर नियम में क्या होता है? सबसे पहले क्या करिए आप लोग, ए का बी के साथ यूनियन निकालिए, फिर निकालने के पश्चात इसका सी के साथ यूनियन निकालिए। ए को छोड़कर बी यूनियन सी निकालने के पश्चात ए के साथ यूनियन निकालिए। क्या दोनों कंडीशन में इक्वल वैल्यू आता है? तो हाँ आता है। यानी योग का जो सम्मिलन नियम होता है, समुच्चय का जो सम्मिलन नियम होता है वो साचर नियम का पालन करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन निकालेंगे, बी सी का यूनियन निकालने के पश्चात ए के साथ यूनियन निकालेंगे। दोनों कंडीशन में क्या आएगा? इक्वल वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए, तत्समक नियम क्या होता है। अच्छा ये चीजें आप लोग बताइए, यदि हम ए सेट का अगर हम फाई के साथ, इसके साथ फाई के साथ यूनियन लेते हैं तो ए सेट में ना कोई तो एलिमेंट होंगे। फाई सेट क्या होता है? इट इज द नॉट एनी एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको मिलाएंगे तो ए सेट का ही तो एलिमेंट होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। अच्छा बताइए, ए सेट का अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा? यू के ही बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय से ही तो ये बनता है। ये हो गया। फिर उसके बाद चतुर्थ प्रॉपर्टीज बताइएगा।
कि ये दोनों चीजें समझ में आया? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम ए सेट ले रहे हैं, अगर हम ए के साथ ही यूनियन लेते हैं तो किसके बराबर आएगा? ए कोई सेट है, ए के साथ ही लेंगे तो ए ही के बराबर आएगा। ये तो जायज सी बात है। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट जितने होंगे इसमें भी वही एलिमेंट होंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए ही तो आएगा। ये ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो किसके बराबर? ए के साथ आएगा। इतना चीजें समझ में आया? अब देखिए समुच्चयों का जब सर्वनिष्ठ लेंगे तो अंतर क्या होता है? सर्वनिष्ठ यूनियन में यू बनता है और सर्वनिष्ठ में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। तो इसमें पहला क्रम विनिमय नियम समझ लेते हैं कि यदि हम ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या वो बी का ए के साथ इंटरसेक्शन सेम आता है? तो हाँ, सेम आता है। चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों कंडीशन में एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ करता है। क्यों? क्योंकि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन में इक्वल वैल्यू आता है। अतः जब इक्वल वैल्यू आएगा तो वह क्या करेगा? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। फिर उसके बाद सेकेंड साचर नियम। साचर नियम में क्या हो जाएगा? देखिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लीजिए, फिर उसके बाद किसके साथ? सी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। ये बराबर होना चाहिए। ए को छोड़ दीजिए, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेने के पश्चात ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। दोनों कंडीशन में क्या आएगा? इक्वल वैल्यू आएगा। कितना बातें समझ में आया? यानी जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है, सर्वनिष्ठ भी होता है, वो भी किसका पालन करता है? साचर नियम का पालन करता है। फिर उसके बाद अब बताइए, यदि हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होंगे, ए में तो एलिमेंट होंगे। अब कोई नहीं एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है, तो कॉमन क्या होगा? कोई नहीं होंगे एलिमेंट। तो यानी ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर? ए के बराबर। अगर ए सेट ले रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, तो किसके बराबर होगा? सार्वत्रिक समुच्चय में सभी अवयव होंगे, ए उसी से बनाया गया है, तो यानी दोनों में कॉमन क्या होगा? ए सेट के अवयव ही कॉमन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सार्वत्रिक समुच्चय ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। और ये बताइए ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो कॉमन चीज है, ए के ही बराबर आएगा। क्या इतनी चीजें आप लोग को समझ में आया? तो ये था कुछ समुच्चयों के गुणधर्म थे। अब देखिए, अब कुछ आप लोग को और भी चीजें हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि आप लोग को कोई दो समुच्चय दिया गया है, कोई दो समुच्चय दिया गया है, तो उसको हम कैसे डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे? जैसे एक ए सेट दे दिया जाए, एक ए सेट दे दिया जाए 4, 5, 6, 7। एक बी सेट दे दिया जाए 9, 6, 15, 7 दे दिया जाए। अब इसको डायग्राम से उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं और आयत को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय यू मानते हैं, और यू से ही ए सेट और बी सेट बनाए जाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय से। अब हम देखिए, जो ए सेट और बी सेट दिया गया होता है उसको हम गोला से डिनोट करेंगे। तो ए सेट को हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे, और बी सेट को भी सर्कल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सर्कल में यदि कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो दोनों जो वृत्त होगा एक दूसरे की कुछ एरिया को टच करते हुए जाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, 7 कॉमन है और 6 कॉमन है।
तो यानी दोनों सेट के अवयव में कॉमन एरिया होगा। 7 भी कॉमन है और 6, यानी ए सेट बनाने के पश्चात बी सेट बनाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा कॉमन। ये कौन सा सेट, ए सेट, ये कौन सा सेट, बी सेट हो जाएगा। अब ए सेट और बी सेट में देखिए कुछ कॉमन है तो उस कॉमन वाले भाग में लिख लीजिए। जैसे देखिए 6 कॉमन है तो 6 लिखेंगे, साथ में 7, 6 7 ए सेट में भी आएगा, साथ में बी सेट में आएगा। अब अदर जो एलिमेंट होंगे ए सेट के एलिमेंट होंगे तो उसको ए सेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4 कामा 5 हो जाएगा, 4 5 6 7 पूरा हो गया कि नहीं ये सेट। फिर उसके बाद बी सेट देखिए क्या है, 9 6 15 7, तो देखिए 6 7 यहाँ आ गया और बचे क्या 9 और 15। अब ये जो पूरा है, पूरा ए सेट और बी सेट, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है जो दोनों में कॉमन है उसी को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और ध्यान से देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहां से यहां तक वाला भाग देखिए तो यह वाला जो केवल ए में उपस्थित है, तो ए में केवल अवयव कितना उपस्थित है ये, तो वह अवयव जो केवल ए में उपस्थित हो और बी में उपस्थित न हो इसे हम समुच्चयों का अंतर कहते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि वह अवयव ए में तो उपस्थित होना चाहिए किंतु बी में उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का अंतर। अब इसी प्रकार अब a माइनस बी के अंतर्गत क्या आएगा, केवल 4 और 5, क्या आएगा 4 और 5। इसी प्रकार इसके जस्ट बी वाले सेट के साइड में देखिए तो इसमें केवल क्या है, बी वाले सेट में केवल क्या आएगा, केवल बी में, ऐसे बी कहेंगे तो यह वाला अवयव और यह वाला अवयव, लेकिन केवल बी कहेंगे तो बी वाले में केवल एलिमेंट होना चाहिए और वो ए में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और b माइनस ए में क्या हो जाएगा 9 कामा 15 आएगा। इतना बातें समझ में आया, यानी आप लोग क्या कहेंगे, ये समुच्चयों का अंतर कहेंगे कि वह अवयव जो ए में उपस्थित हो किंतु वह बी में उपस्थित ना हो उसे हम ए माइनस बी समुच्चय का अंतर कहेंगे। फिर उसके बाद बी माइनस ए का मतलब वह अवयव जो बी में उपस्थित हो किंतु ए में उपस्थित ना हो उसको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए कहेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई, ये चीज था क्या, समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों को कैसे वेन डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आई, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय क्या होता है, हम देखिए मान ले रहे हैं एक सार्वत्रिक समुच्चय U है, सार्वत्रिक समुच्चय U क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक 15 तक दिया गया है। और इस सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय A ले रहे हैं जो स्वयं में समुच्चय है A इक्वल टू 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 9 कामा 10 कामा 11 कामा 12 13 14 15 है दिया गया है। अब देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है, यदि कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया हो और उसका एक उप समुच्चय ए दिया गया है तो ए का पूरक समुच्चय वह कहलाएगा जो अवयव ए में उपस्थित न हो किंतु वह अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है,
u माइनस ए के बराबर, यानी u में तो एलिमेंट होगा लेकिन a में वह एलिमेंट उपस्थित नहीं होगा, तो उसे हम a का पूरक समुच्चय कहेंगे। जैसे देखिए u सेट यहाँ दिया गया है और a सेट दिया गया है, अब u माइनस ए निकालेंगे तो u के पूरे सेट और a के सेट में देखेंगे कि u में तो अवयव होना चाहिए किंतु वह a में होना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें एक है, इसमें एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक, दो है, दो नहीं होगा, फिर उसके बाद दो नहीं होगा, तीन, तीन इसमें है, इसमें नहीं है, तो तीन होगा, फिर उसके बाद चार, चार है तो चार नहीं होगा, फिर पाँच होगा, फिर उसके बाद छः नहीं होगा, फिर उसके बाद देखिए सात होगा, फिर आठ नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी, 13, 14, 15 यहाँ से नहीं होंगे, यानी एक के पूरक में कितने अवयव हो जाएंगे, क्या क्या अवयव होंगे, 1, 3, 5, 7। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आया? उम्मीद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसका कुछ गुणधर्म देखिए, तो पूरक समुच्चय के गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं। देखिए गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज। इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि कोई ए सेट दिया गया है उसका पूरक का पूरक निकालते हैं, पूरक का पूरक निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। एक बार पूरक निकालने के पश्चात पुनः पूरक निकालिए तो ए के बराबर हो जाएगा। फिर सेकेंड प्रॉपर्टीज, अगर हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए के पूरक और इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर होता है। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए यूनियन बी का यदि हम पूरक निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए के पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर हो जाएगा। क्या ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है समझ में आ रहा। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, अच्छा डायग्राम के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जैसे पहला वाला डायग्राम कैसे बनेगा, ये ध्यान से देखिए। U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, एक ए सेट दिया गया है, एक ए सेट हो गया। अब इसका पूरक बताना है तो इसका पूरक क्या होगा, ए सेट के बाहर वाले पूरे अवयव ए के क्या हो जाएंगे, पूरक को क्या समुच्चय कहलाएंगे, तो यानी बाहर वाला भाग छायांकित जो कर रहे हैं, बाहर वाला भाग जो छायांकित करेंगे, यानी यह वाला भाग कट्टम का निशान जो लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए का पूरक। इतना बातें समझ में है, ए डैश। अब इसका पुनः पूरक निकालेंगे तो बाहर वाले का पूरक किधर हो जाएगा, अंदर वाला होगा, क्योंकि पूरक का मतलब होता है उस सेट में वह अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह कहाँ उपस्थित होना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए। तो इसका जब पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर वाला पूरा सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, यानी पूरा अंदर वाला एलिमेंट हो जाएंगे, वह अंदर वाला यानी यह वाला एलिमेंट हो जाएगा, और अंदर वाला ही एलिमेंट तो ए के ही तो सेट किया हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए का पूरक का जब हम पुनः पूरक निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सेट के ही बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा वाला भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए सेट हो गया, एक बी सेट हो गया। अब इसका मतलब ए यूनियन बी, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा एलिमेंट। अब पूरा एलिमेंट के बाहर वाला क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का पूरक कहलाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग जो कट का निशान कर रहे हैं। अब सेकेंड तरफ देखिए, ए का पूरक, ए सेट हो गया, ए का पूरक में ये आ जाएगा, बी वाला सेट के साथ में बाहर वाले हो जाएंगे। फिर पुनः बी का पूरक देखेंगे तो ये वाला सेट हो जाएंगे, साथ में बाहर वाले हो जाएंगे। इतना बातें समझ में आया। फिर इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, जो ए का पूरक और बी का पूरक निकाले हैं तो ये दोनों में तो कॉमन नहीं है, केवल कॉमन कौन सा भाग है, बाहर वाला भाग है।
तो इसे ही तो हम कह सकते हैं कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक कह सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जस्ट जैसे इसका डायग्राम बना है उसी प्रकार बनेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। अच्छा, दोनों एक ही हो गया है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन होगा। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ क्या होगा? यूनियन होगा। क्लियर ये चीजें? तो ये था समुच्चय का पूरक के बारे में हम लोग को पढ़ना। और जो इस टॉपिक में दिया गया है, जो पहला चैप्टर है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, ये चीज भी जान लीजिए कि दो सेट दिया गया है तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो क्या होता है, यदि बात कर लिया जाए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। यदि ए सेट के अवयव दे दिया जाए, बी सेट के अवयव और इंटरसेक्शन के अवयव दे दिया जाए, तो समुच्चय ए और बी में कुल अवयव को पूछा जाए तो यहाँ से हम रख कर हल कर सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आया? लेकिन जब ये तीन सेट दे दिया जाए तब हम लोग कैसे हल करेंगे? तो तीन सेट के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। यहाँ ये चीजें इसमें से दिया रहता है, कोई एक मान पूछ दिया जाए तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इतना बातें समझ में है। और ये चीजें इस बार शायद सिलेबस में कट गया है, अगर पूछेगा तो इसको जस्ट अगले वीडियो में आप लोग के लिए लाएंगे इस पर सवाल, अगर होगा तो। क्या ये चीजें आप लोग को कैसा लगा? यदि आप लोग को ये जो वीडियो है अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ कमेंट में लिखिएगा यदि अच्छा लगा तो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।